प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज प्रश्नकाल में सवाल इस बात का कि क्या हिंदुस्तान सच में कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। मोदी शाह की जोड़ी क्या कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का अपना सपना पूरा करने जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो देश के लिए इसका क्या मतलब है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए इसका क्या मतलब है। इन सवालों के जवाब के पहले एक बात और जान लीजिए कि कुछ सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए क्या साम दाम दंड भेद की रणनीति पर उतर आई है। चलिए, आप चुनाव जीत रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं कांग्रेस छोड़कर नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कहीं गठबंधन टूट जा रहा है। सब इत्तेफाकन है क्या, या इसके पीछे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की सोची समझी रणनीति है। वही की न दिखने वाले इस जाल में हर मछली फंस कैसे रही है, या तो फंस रही है या निगली जा रही है। और ऐसे में क्या मोदी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, और क्या मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। इस सवाल को पूछने की वजह आज नीतीश कुमार ने भी दे दी। इस रिपोर्ट में देखिए। क्या मोदी को कोई हरा नहीं सकता? 2019 में अब उनकी सीट पक्की हो गई है। ये बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि एक हफ्ते पहले तक मोदी के सबसे धुर विरोधी रहे नीतीश कह रहे हैं। उनके सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह कह रहे हैं। इन दोनों ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, पूरी रणनीति बताई है। नीतीश और अमित शाह के सामने आज 6 सवाल रखे गए। 3 सवाल बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के सामने, 3 सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने। अमित शाह के सामने 3 सवाल थे। 2019 में बीजेपी दोबारा सत्ता में कैसे आएगी, यही सवाल नीतीश से भी पूछा गया। दूसरा सवाल शाह से था, आप राज्यसभा जा रहे हैं, मंत्री बनेंगे, ऐसी चर्चा है, सच्चाई क्या है। दूसरी तरफ नीतीश से यह पूछा गया कि क्या आपकी पार्टी दिल्ली में भी एनडीए के साथ वैसे ही खड़ी होने वाली है जैसी हालत अटल आडवाणी के शासन में थी। तीसरा सवाल जो अमित शाह से था वो ये था कि क्या कांग्रेस मुक्त या विपक्ष मुक्त भारत का सपना साकार होता दिख रहा है। यही सवाल नीतीश के सामने भी था कि मोदी के मुकाबले के लिए मुद्दा और नेता कहां है। इन बातों का जवाब बारी बारी से मिला। शाह ने लखनऊ में जवाब दिया, नीतीश ने पटना में। पहले शाह को सुनिए, जो 18 राज्यों का चक्कर लगाने के बाद पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में थे। आज वहां से निकलने से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सवाल है, 2019 में दोबारा मोदी सरकार को लेकर आपको कितना यकीन है? इस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 साल के लिए काम किया है, और हमारी राज्य सरकारें 13 राज्य सरकारें जिस प्रकार से अच्छा काम करी है, मुझे लगता है देश की जनता हमें फिर से एक बार ज्यादा प्रबलता से सेवा करने का मौका देगी। अब इसी सवाल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जवाब सुनिए। कोई दूसरा नहीं काबिल हो सकता। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। मोदी के चाणक्य अमित शाह और कल तक विपक्षी एकता के चाणक्य नीतीश कुमार के सामने अब दूसरा सवाल था। पहले अमित शाह से पूछा गया, राज्यसभा जा रहे हैं, मंत्री बनेंगे, पार्टी का क्या होगा। पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व है और मैं काम से संतुष्ट भी हूँ, प्रसन्न भी हूँ और बड़ी तन्मयता के साथ कर रहा हूँ। लखनऊ में अमित शाह ने इस पर कुछ भी खुलकर नहीं बोला, लेकिन पटना में भी पत्रकारों ने नीतीश से यही सवाल किया। दिल्ली में कितने साथ रहेंगे, उनका जवाब सुनिए। नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग 19 अगस्त को पटना में होगी जनता दल में, और उसमें जो चाहे अपनी बात रख सकते हैं। अब आगे इन दोनों नेताओं से सबसे बड़ा सवाल था। अमित शाह से ये पूछा गया कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बीजेपी के कुनबे को साकार होता दिख रहा है। नीतीश से भी इसी तरह का सवाल था, लेकिन पहले शाह का जवाब सुनिए। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ रहना नहीं चाहते, तो मैं क्या बंदूक बताकर उनको साथ में रखने के लिए कहूं? अरे जी, उन्होंने अपनी सरकार का इस्तीफा दिया, उन्होंने भी किसी को नहीं निकाला। इतना ही नहीं, अमित शाह ने गुजरात में कांग्रेस के एमएलए को तोड़ने के आरोप खारिज कर दिए। उन्होंने तमिलनाडु में एआईएडीएमके को साधने के आरोप से भी पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जब नीतीश से यह पूछा गया कि उस विपक्षी एकता का क्या हुआ जिसकी आप बात कर रहे थे, तो उनका जवाब सुनिए।
मिशन यूनिटी करनी है और अल्टरनेटिव बनाना है तो आपको एजेंडा भी सेट करना पड़ेगा। रिएक्टिव एजेंडा से काम नहीं चलता। आप दूसरे की बात पर सिर्फ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, राहुल जी एजेंडा सेट करें, इनिशिएटिव लेकर एजेंडा सेट करना चाहिए। अब आप कुछ कीजिएगा ही नहीं। कुल मिलाकर 2019 में विपक्ष मोदी के मुकाबले कहां होगा? कांग्रेस क्या मुकाबले के लिए मैदान में उतनी ताकत से भी उतर पाएगी जितनी ताकत से उसने 2014 में मोदी का मुकाबला किया था? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बीजेपी का सफर 2 सीट से शुरू हुआ था 1984 में। अटल आडवाणी की जोड़ी ने 15 साल दम लगाया, तब जाकर बीजेपी केंद्र में सरकार बनाने की हालत में पहुंची थी। वो भी सिर्फ अपने बलबूते पर नहीं बल्कि सहयोगियों की मदद से। लेकिन अटल आडवाणी की जोड़ी से अलग मोदी अमित शाह की जोड़ी आज पार्टी को न सिर्फ केंद्र में अपने बलबूते पर सरकार बनाने की हालत में लेकर आ गई है, बल्कि देश भर में इस वक्त ज्यादातर राज्यों में बीजेपी का कमल खिल रहा है। 18 राज्यों में, उत्तर पूर्व के राज्य जहां बीजेपी को 1 सीट तक नहीं आती थी, वहां से लेकर दक्षिण भारत तक में आगे बढ़े। उससे पहले जरा एक बार मैप पर देखिए कि कैसे देश बीजेपी के रंग में रंगता जा रहा है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, अरुणाचल, मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, मतलब ऊपर से लेकर लगभग नीचे तक बीजेपी के रंग में देश इस वक्त रंगा हुआ है। और कर्नाटक में चुनाव है, वहां भी अगर संभावना जिस तरीके की लग रही है कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, तो दक्षिण भारत में भी वही स्थिति हो जाएगी। राज्य गिनने बैठिएगा तो उंगलियों पर गिन लीजिएगा, लेकिन जरा उन राज्यों की आबादी का हिसाब भी लगाइएगा जहां बीजेपी की सरकारें हैं इस वक्त, तो आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि कैसे बीजेपी का वर्चस्व जो है वो विशालकाय रूप अख्तियार कर चुका है। यानी करना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा आपके लिए इस बात को समझना, लेकिन देश की 68% से ज्यादा की आबादी पर इस वक्त बीजेपी का राज है। यानी बीजेपी की सरकारें देश के 68% आबादी के लिए नीतियां बना रही हैं, और उसके ऊपर केंद्र की सरकार को मत भूलिएगा। जरा राज्यों के लिहाज से आंकड़े में समझिए कि इस वक्त कितनी आबादी पर बीजेपी या कह लीजिए एनडीए का राज है, उसको जरा आपको दिखाते हैं। राज्य भर समझिए, उत्तर प्रदेश में देश की 16.5% आबादी करीब रहती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यानी वहां बीजेपी उन लोगों पर राज कर रही है, यानी शासन कर रही है। महाराष्ट्र में 9.3% आबादी देश की, जहां मोदी राज है। मध्य प्रदेश में 6% आबादी है देश की, वहां भी बीजेपी की सरकार है। राजस्थान में 5.7% आबादी देश की, वहां बीजेपी की सरकार है। गुजरात में देश की 5% आबादी आती है, वहां बीजेपी की सरकार है। और फिर से चुनाव होने और जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ के लोग जा रहे हैं, बीजेपी की वापसी संभव दिखने लगती है। झारखंड में 2.7% आबादी है देश की, वहां बीजेपी की सरकार है। असम में 2.58%, वहां बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में देश की 2.1% आबादी है, वहां बीजेपी की सरकार है और वहां भी चुनाव होंगे तो वापसी संभव दिख रही है रमन सिंह सरकार की। हरियाणा में 2.1% जनता रहती है देश की आबादी की, वहां बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड में 0.83% आबादी देश की, वहां बीजेपी की सरकार है। बिहार में देश की 9% आबादी रहती है, वहां पर अब बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन गई है। आंध्र प्रदेश में 4.8%, वहां बीजेपी जब सरकार में है। और जम्मू कश्मीर में 1.06% आबादी है, वहां बीजेपी सरकार में आ गई। और हाल में अरुणाचल में जो हुआ उसके बाद 0.11% आबादी वो भी बीजेपी के शासन में है। और गोवा में 0.12%, वहां भी गठबंधन की सरकार है, वहां भी बीजेपी सत्ता में है। सिक्किम में देश की 0.05% आबादी है, वहां बीजेपी। नागालैंड की बात कर लीजिए, 0.16%, वहां बीजेपी। और अब मणिपुर जहां पर 0.22% आबादी है। और सबको अगर आप मिला दीजिए तो देश की जो कुल आबादी है उसके 68.33% हिस्से पर बीजेपी की सत्ता काबिज है। यानी 68% से ज्यादा आबादी देश की जहां पर बीजेपी राज कर रही है। हिंदुस्तान के 18 राज्यों में मोदी शाह के नेतृत्व में एनडीए की पताका फहरा रही है, लेकिन अभी भी 11 राज्य ऐसे हैं जो विपक्ष की झोली में। इसमें कांग्रेस के पास 6 राज्य हैं, इसमें 4 बेहद छोटे राज्य हैं, जबकि विपक्षी दलों के पास 5 राज्य हैं, 3 छोटे और 2 बड़े। शाह मोदी, जिसे सियासत में इन दिनों जोड़ी नंबर 1 माना जा रहा है, उनका अगला निशाना ये सारे राज्य हैं।
जहां से उन्हें या तो कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है या किसी गठबंधन के जरिए कांग्रेस को सत्ता में पहुंचने से रोकना है। अब एक एक कर देखिए इन राज्यों को साधने के लिए प्लान क्या है। ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमाचल। यहां इसी साल चुनाव होना है। बीजेपी की पूरी रणनीति है कि हिमाचल से कांग्रेस को उखाड़ फेंका जाए। इसके लिए दो तरफा प्लान है। पहला तो ये कि जेपी नड्डा के चेहरे के साथ एक आक्रामक टीम अभी से मैदान में उतार दी जाए। दूसरी ये कि वीरभद्र सिंह, जो पहले से भ्रष्टाचार के मामले में बुरी तरह से उलझे हैं, उन्हें और भी उलझा दिया जाए ताकि विपक्ष का चेहरा ही न बचे। अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक में राज्य का अलग झंडा और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के हिंदी विरोध की खबर सुर्खियों में रही। दरअसल इस तरह के विरोध का कोई मतलब था ही नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि सिद्धरमैया घबराए हुए हैं और उन्हें लगता है कि अगले साल मार्च अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें कोई भी भावनात्मक मुद्दा हाथ लग जाए। दूसरी तरफ बीजेपी ने येदियुरप्पा के चेहरे पर कर्नाटक फतह का पूरा प्लान बना रखा है। कर्नाटक में कलह न हो, इसके लिए यहां से दूसरे बड़े नेताओं को अलग कर दिया गया। कांग्रेस को कॉर्नर किया जाए, कांग्रेस के लोगों को बदनाम किया जाए और बाकी जो है उनको जोड़ जाड़ करके कैसे भी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की कोशिश की जाए। तो इस काम में वो लगे हुए हैं, लेकिन चूंकि उनके सामने कोई मजबूत विकल्प नहीं है, सुविचारित राजनीति करने वाला कोई विकल्प नहीं है, और जो लोग हैं भी तो वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के मामलों से घिरे हैं। पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसके एक्सपर्ट हैं। आज 68% पॉपुलेशन पे बीजेपी का राज्य है। आप समझ सकते हैं कि अगर 68% में राज्य कर रहा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस 5% पे आ गई है। इसके अलावा जो कांग्रेस शासित बड़ा राज्य है वो है पंजाब। अभी अभी चुनाव हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में सरकार स्थिर है। इसके अलावा मेघालय, मिजोरम और पुडुचेरी। मेघालय मिजोरम का बहुत बड़ा सियासी मतलब नहीं है। पुडुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी को लेकर ही मुख्यमंत्री नारायणसामी की तनातनी चल रही है। अब बचा विपक्ष का कुनबा, जिसमें सबसे अहम है पश्चिम बंगाल और ओडिशा। बंगाल के मामले में ममता बनर्जी का कार्यकाल अभी 3.5 साल का बचा हुआ है, जबकि ओडिशा में 2019 में चुनाव होने हैं। यहाँ बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है। पंचायत चुनाव में उसके नतीजे दिख भी रहे हैं। बाकी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पहले से बीजेपी सत्ता में है और वहां विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे गुजरात, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव है। दूसरा बड़ा राज्य है राजस्थान, जहां अभी करीब साल भर और समय है। कुल मिलाकर 2019 से पहले बीजेपी की कोशिश है कांग्रेस मुक्त भारत तो बना ही दिया जाए। विपक्ष मुक्त के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप जिस भी राजनीतिक विश्लेषक से बात कर लीजिए, चाहे वो जिस पंथ के प्रति लॉयल हो, लेकिन वो एक बात से पूरी तरह सहमत दिखेगा कि मोदी शाह ने भारत में पॉलिटिक्स करने का तरीका पूरी तरीके से बदल दिया और इसके लिए उन्होंने 4 हथियारों का चक्रव्यूह बनाया और आज की तारीख में ये हथियार इतने धारदार हैं कि विपक्ष को मौका ही नहीं मिलता कि वो हिल भी सके। आपको बताते हैं कि मोदी शाह की जोड़ी की ये 4 हथियार दरअसल है कौन, जरा इस पर नजर डालिए। मोदी शाह का जो चक्रव्यूह हम कह रहे हैं, पहला चक्रव्यूह का हिस्सा यह है कि दुश्मन, जो सियासी दुश्मन है, उनको संभलने का मौका न दो। अब इसको समझिए ये कैसे हम कह रहे हैं। गोवा में चुनाव हुए, वहां पर बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस की तरफ से वहां पर दिग्विजय सिंह इसी के लिए गए थे कि वो बात कर सके, सरकार बना सके। वो होटल में आराम करते रह गए और बीजेपी ने सबसे बात करके और राज्यपाल को विश्वास मत उनके पास है इसका दावा पेश कर दिया और सरकार बना ली। मणिपुर में भी ऐसा ही हुआ। यानी जब तक विपक्ष सोचता है, बीजेपी में मोदी और शाह की जोड़ी इतनी एक्टिव है कि वो 2 कदम आगे चलते हैं। अगला हथियार उनका है साम दाम दंड भेद का हर तरह से इस्तेमाल करो। अब इसके लिए चाहे आपको उत्तराखंड याद होगा किस तरीके से वहां पर स्थिति बनी थी, वहां पर फ्लोर टेस्ट हुआ था। हालांकि वहां पर उनके पक्ष में बात नहीं गई, लेकिन स्थिति उन्होंने बना दी थी कि उत्तराखंड में भी सरकार गिर जाए। अभी आप गुजरात में देखिए, कांग्रेस के नेता वहां से छोड़ छोड़कर बीजेपी में आ जा रहे हैं। हालत यह है कि उन्हें उठाकर बेंगलुरु ले जाना पड़ा है कांग्रेस को। बिहार में आपने देखा ही कैसे गठबंधन टूट गया। तीसरा जो हथियार है इस चक्रव्यूह में, आक्रामक प्रचार और अपनी बात आखिरी आदमी तक पहुंचाना। जैसे आप यूपी में देखिए, जब चुनाव हो रहे थे, यूपी में ऊर्जा से लबरेज चुनाव प्रचार था और नरेंद्र मोदी खुद हर जगह जा रहे थे। वो कार्यकर्ताओं के साथ डिनर करते हैं, लंच करते हैं। अमित शाह कार्यकर्ताओं के घर जाते हैं, दलितों के साथ बैठकर लंच करते हैं। उनको इसमें कोई गुरेज नजर नहीं आता।
सबसे बात करते हैं पूरी एनर्जी। आप देखिए वाराणसी में किस तरीके से पीएम ने एनर्जी झोंकी थी। तो जब वो प्रचार करते हैं और हर माध्यम से करते हैं, आप देखिए मन की बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर आप देखिए, ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर जगह बीजेपी लगातार लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है। यानी कुल मिलाकर आप कहेंगे कि विपक्ष जो बात सोच रहा होता है, मोदी शाह की जोड़ी उसकी रणनीति बना चुकी होती है और उसे इंप्लीमेंट भी कर चुकी होती है। यानी मोदी शाह की तैयारी कागज पर नहीं, जमीन पर दिखती है, और वो भी फौरन। जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा का रिजल्ट आया तो कांग्रेस ये मानकर बैठी कि पीडीपी कैसे बीजेपी के साथ जा सकती है, लेकिन तब तक राम माधव ने कमोबेश मामला फिट कर रखा था। इस बात की संभावना ही खारिज हो गई कि कांग्रेस पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को मोदी विरोध के नाम पर एक मंच पर ले आया जाए। कमोबेश यही अभी बिहार में हुआ। महागठबंधन की छोटी मोटी उठापटक पर नीतीश की उतनी नजर नहीं थी जितनी बीजेपी की। हालत यह हो गई कि रोजाना सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और आखिरकार इसका अंत लालू नीतीश के बीच टूट से हुआ। आप हर तरह से ले लें, ऊर्जा की बात कीजिए, जिस तरीके से भी देखिए ये हो रहा है। अब आपको एक चीज और समझाना चाहते हैं, और वो अगली चीज ये है कि जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही है, अगर वो हो जाए तो स्थिति क्या बनेगी। राष्ट्रीय स्तर पर दो बड़ी पार्टियों में से एक का खत्म हो जाना इसका मतलब होगा, और अगर दो ही पार्टियां हैं राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी और उनमें से एक खत्म हो जाए तो इसका मतलब यह होगा कि वोटर के पास विकल्प ही नहीं बचेगा कि वो किसी और को वोट दे सके अगर वो बीजेपी से नाराज हो जाए। दूसरा इसका मतलब क्या है कि देश की सियासत में क्षेत्रीय दलों का दखल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसा आपको 90 के दशक में याद होगा कि हुआ था और उसके बाद होता चला गया। क्षेत्रीय दलों का दखल बढ़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसे में फिर हर दल जो है वो चाहता है कि उसके राज्य की जो पॉलिटिक्स है उससे केंद्र की पॉलिटिक्स भी एक तरीके से मैच खाए, और फिर वहां दिक्कत शुरू होती है। विपक्ष का कमजोर पड़ना तानाशाही की आशंका को बढ़ाता है। यानी लोकसभा में, राज्यसभा में कहीं भी अगर विपक्ष बचेगा ही नहीं तो सरकार जो चाहेगी वो करेगी, जो बिल चाहेगी वो पेश कराएगी और उसको पास भी करा लेगी, और उसके बाद देश में एक तरीके से तानाशाही की स्थिति होगी। ये भी उचित स्थिति नहीं है। पूरे देश में एक तरह की विचारधारा का वर्चस्व होगा, अलग अलग पार्टियां अलग अलग विचारधारा लाती हैं। अगर सब जगह ऐसा ही हो गया तो आप सोचिए देश की हालत क्या होगी कि सब सिर्फ उसी दिशा में सोचें जिसमें कि बीजेपी या उसके समर्थक सोचते हैं। एक सच ये भी है कि मोदी शाह की हर रणनीति इसलिए भी कारगर है क्योंकि विपक्ष न तो सोच में उनकी स्पीड को मैच कर पा रहा है और न ही स्ट्रैटेजी में। ऐसे में कांग्रेस को अपना वजूद बचाना है तो उसको भी मोदी शाह से आगे सोचना शुरू करना होगा। 4 कैमरे देकर, बाइट देकर निकल जाने की रणनीति पर चलिएगा तो न्यूज चैनल्स के डिबेट शो की कुर्सी पर ही बैठते रह जाइएगा। सत्ता की कुर्सी हाथ आने से रही। नेता लोगों के बीच होना चाहिए। मोदी शाह और बीजेपी के नेता लोगों से कनेक्ट होने का कौशल जानते हैं, चाहे खुद घर जाना हो या टीवी, रेडियो या सोशल मीडिया के जरिए पहुंचना हो। बीजेपी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। सोचना कांग्रेस को है कि क्या उसके पास मोदी शाह से लड़ने के लिए चेहरा कहां से आएगा, रणनीति कहां से आएगी और रणनीतिकार कहां से आएंगे। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही।